आज हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास यंगस्टर हैं जिन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है। हमारे साथ आज हैं शहाब नकवी साहब। शहाब नकवी साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे क्रॉसरोड्स कम्युनिकेशंस में, जो हमारा नॉर्दर्न गज़ेट वेबसाइट है उसके लिए। थैंक यू सर। शहाब के बारे में बताता चलूँ कि शहाब कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, जो इन्होंने पढ़ाई की है और बड़ी कंपनियों में काम किया इन्होंने, और फाइनली ये देहरादून में आए, एक बड़ी कंपनी के साथ काम किया। लेकिन फिर इन्होंने वो सब कुछ छोड़ के गरीबों के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए और ख़ास तौर पर हैंडीकैप लोगों के लिए काम करना शुरू किया वॉलंटरी सेक्टर में। और 2017 में इन्होंने अपना वॉलंटरी ग्रुप साहस फाउंडेशन बनाया, जिसकी बहुत बड़ी हम्बल शुरुआत इन्होंने की। आज हम शहाब से इनकी पढ़ाई लिखाई और कैसे इनका सफ़र रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो शहाब से मैं सबसे पहले इनकी पढ़ाई लिखाई और ये जो उत्तराखंड में इनका सफ़र है इसके बारे में पूछता हूँ। जी शहाब। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपके साथ बात करना ही एक बहुत सौभाग्य की बात है। इतने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हम अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम 10 साल काम करने के बाद आपसे बात कर पा रहे हैं। एजुकेशन मैंने कानपुर से किया, मास्टर्स मैंने कंप्यूटर साइंस से किया श्रीनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, और उसके बाद 10-12 साल कॉरपोरेशंस के साथ काम करने के बाद दिल्ली वगैरह में और बेंगलोर में और अलग जगहों पे फिर मैं उत्तराखंड वापस आया, ये सोच के एक अपने काम को एक दूसरी दिशा में जो एक्सपीरियंसेस हैं या टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपीरियंसेस रहे उसको हम कैसे किसी और तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। यहाँ फॉर्चुनेटली मुझे काम मिल गया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्टनर भी रहा। तो करीब 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया और एजुकेशन स्किल्स वगैरह में काम किया। वो मेरे लिए पहला एक्सपोजर था, फॉर्मल एक्सपोजर था सोशल डेवलपमेंट स्पेस में। हमारी अपब्रिंगिंग, फैमिली अपब्रिंगिंग बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से हुई और मैं सोशल सेक्टर से रूबरू हमेशा से रहा हूँ। तो वो एक खिंचाव भी रहा शायद उत्तराखंड आने का, जो आपका सवाल भी था। डिसेबिलिटी में हम लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन वो मेडिकल सेंस में नहीं कि हम इस बात को भी जाहिर करना चाहते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट हु आर प्रोवाइडिंग एनी मेडिकल रिहैबिलिटेशन। जी, तो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है ज़्यादा और स्किल डेवलपमेंट में है। स्किल डेवलपमेंट जी जी जी। इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटलिज्म से रिलेटेड है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, जी, आम जिंदगी से रिलेटेड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो इंसान की स्ट्रगल्स हैं जी उससे रिलेटेड है। जी 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 जी। तो और ये एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा हम लोग को हुआ उतना ही ज़्यादा डाइवर्स काम भी होता गया और उतना गहरा भी होता गया, और उसी तरीके से सोशल कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप उसी तरीके के डेवलप हुए जैसे नेचर ऑफ वर्क रहा। जी, तो ये जर्नी रही हम लोगों जी। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहा जो आपने इस सोशल सेक्टर में शुरू किया? सबसे पहले सोशल सेक्टर में जब मैं एम्प्लॉयड था तो स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड काम करता था। जी, उस दौरान काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो ख़ास तौर पे जो जिनकी फैमिलीज़ में पीपल विद डिसेबिलिटीज़ थे, अडल्ट थे, वो लोग मिलने आने लगे। उनसे बहुत अच्छा कांटेक्ट रहा और पता ये चला कि देहरादून ऐसे शहर में अर्ली इंटरवेंशंस के लिए सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन अडल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप और अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो यही रीज़न बना स्टार्ट करने का, और फॉर्चुनेटली हमारे जो मेन कांटेक्ट पर्सन उत्तराखंड के कैप्टन विपिन छिब्बर जी, जो रिटायर्ड हैं मिलिट्री सर्विसेज से, और RIMC के बहुत ही प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्कूल है, वहाँ के पढ़े हुए, तो उनका सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे हेल्प किया, स्ट्रेटेजिक हेल्प किया इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ। और ये सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और लेकिन इसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंप्लायंसेस होते हैं। फ्रीडम होता है
बहुत सारे एरियाज़ में काम करने का, जैसे कि कमोडिटीज़ में R&D आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन इंटरेस्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था, जो कि सिंबॉलिक तरीके से काम नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएं, वो भी उसी से मिलता जुलता हो, काम से मिलता जुलता हो। शहाब, आप वॉलंटरी सेक्टर में काम करते हैं। वॉलंटरी सेक्टर और सोशल सेक्टर, ख़ास तौर पे उत्तराखंड में कोई 10,000 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, और मैं माफ़ी चाहूँगा, बदनाम काफ़ी हैं, है ना, क्योंकि ये उनके बारे में एक कंसेप्शन है कि साहब वो सिर्फ CSR जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हैं उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अपने पर्सनल गेंस के लिए। आपने कैसे स्टीयर किया अपने आप को इन सब पिटफॉल्स से? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि CSR पिछले 8 साल में जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का टेन्योर है, हम किसी CSR को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, 1। नंबर 2, अप्लाई भी नहीं किया है। दोनों बातें हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग का काम बहुत ग्राउंडेड है, हाइपोथेटिकल नहीं है। हम इंसान की ज़िंदगी को डेटा से जोड़ के नहीं देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले अपने रोज़गार में देख चुके हैं, किस तरीके से वो चीज़ काम करती है। जी, जैसे कि इसी संदर्भ में आपको पता होगा, एक अमेरिकन फ्रेंच पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं, सुजैन जॉर्ज। उन्होंने बहुत मज़ेदार बात कही थी कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर ग्रांट्स। जी, बट फॉर अस दैट डजंट बिकम अ रीज़न फॉर डू व्हाट वी आर डूइंग। जी, it's bond of empathy. We engage with people at a very, very, different level to resolve so many matters which are associated with disability and not associated with disability. हम जिन एरियाज़ में जिन परिवारों के साथ काम कर रहे हैं, उनके परिवार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी परिवार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विकास नगर ब्लॉक है उत्तराखंड में, देहरादून में, जो सहारनपुर को टच करता है। और एक उसके बॉर्डर पे एक गांव है टिमली। वहाँ पे एक फैमिली है, टिमली फॉरेस्ट रेंज कहते हैं उसको जी, जिसमें 6 लोग हैं, 6 में से 4 लोग डिसेबल्ड हैं। और उसमें एक यंग एडोलेसेंट गर्ल है जिसको सेरेब्रल पैल्सी है। और उससे जब मैं मिला तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी, हम कैसे वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली फील्ड वर्क है जी। हम एविडेंस पे विश्वास करते हैं, फील्ड वर्क पे काम करते हैं। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस या किस तरीके से फाइनेंशियल एम्बिग्यूटी है इस सेक्टर में, उससे हम लोगों का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी उसका एडवांटेज ना तो मिला, ना हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। We want to keep our finances very, very clean, our approach very clean, and we want to be working on the ground. We are an on-ground organization, voluntary organization. We are associated with approximately 200 families in the Garhwal region of Uttarakhand and surrounding areas in the UP, especially Mohand and Saharanpur. But these are segregated families which we have observed and explored through 8 years of our work. आपका बेसिकली किन किन फील्ड्स में काम है? इन 200 फैमिलीज़ आपने बताई कि आपकी इन्वॉल्व हैं इन फैमिलीज़ के साथ, उनका किस किस आप रूप में आप उनकी मदद करते हैं या स्किल डेवलपमेंट करते हैं या हैंडीकैप्स के साथ काम करते हैं आप? जी, जब हमने काम शुरू किया था कासमी सर जी, तो 2 लोगों के साथ काम शुरू किया था। अरे वाह। एंड दैट वाज विद द वेरी स्ट्रॉन्ग academic influence of many special schools, and because हमारा तो academic और professional qualification नहीं था इन चीज़ों को समझने का जी, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक जगह पे रह के रोज़गार से रिलेटेड बातचीत करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। अगर हमें स्केल पे काम करना है, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करना है, तो हम
किसी फैमिली की, किसी इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ स्टैटिस्टिकल चीज़ें नहीं आई, उसमें इन प्रिंसिपल क्या अप्रोच हमारी रहेगी उसको भी धीरे धीरे हमने एक्सप्लोर किया कि हम कैसे, हमारे विचार क्या होने चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। जैसे काव्या दीक्षित एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत उम्दा बात कही थी कि द बर्ड वुड प्रेफर chaos ओवर केज। बिल्कुल। तो चिड़िया के पर हैं वो उड़े, आज़ादी आज़ाद, तो ऑटोनॉमी की बात कर रही हैं, आज़ादी की बात की, और वो इसको भी कह रही हैं कि उस आज़ादी के साथ, उस ऑटोनॉमी के साथ कोई एश्योरेंस नहीं दे रही हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगा या, लेकिन जो आम जिंदगी है, जो आम सोशल इंटरेक्शन है, आप उससे अपने आप को क्यों डिप्राइव करना चाहते हैं जी। That became the fundamental premise of our work, and we started to decentralize our operations. जी। So, which is what helped us to, shape our organizational structure also, and think as to how do we, go for better economics, and how do we engage wider people, wider skill sets, informal economy. ये नई नई चीज़ें देखने में आई, समझने में आई, उसके बारे में हम लोगों की सेंस ऑफ इंक्वायरी बढ़ी और काम करना शुरू किया। आपने आज़ादी की बात की, आपने अपनी काम की फ़िलॉसफी की बात की। मैं ये जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपका एग्जैक्टली काम किन किन फील्ड्स में है। हमारे काम में इंटरसेक्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों के। काम शुरू किया डिसेबिलिटी, पीपल ऑफ डिसेबिलिटी डूइंग सम हैंडीक्राफ्ट वर्क एंड गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इनकम। जैसे कि पेपर बैग्स बनाना, अच्छा, हैंडमेड पेपर बैग्स बनाना जी, हैंडमेड डायरीज बनाना, ये सारी चीज़ें करना। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि उसको सेल भी करना है जी। तो ये भी एक रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि सेल करना है तो मार्केट के साथ इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई रोट ऑन आवर ब्लॉग was the markets can be the vehicle to social inclusion. जी। So बिना economic participation के inclusion incomplete है जी। जब तक ये financial freedom ना हो लोगों को। तो काम के intersection disability में है, poverty से है, hilly terrain है, rural areas हैं, disability act है, और environmentalism से related है कि हम अपने काम के दौरान कोई ऐसी गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व ना रखें जिसमें किसी भी तरीके की नॉन एनवायरमेंटल एक्टिविटी वो। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट डिसीजंस वी आर टेकिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी प्रोड्यूस। तो हम वुडक्राफ्ट भी करते हैं, हम एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंपोस्ट भी बनाते हैं। अच्छा। जो चीज़ लोकली अवेलेबल है, ये 200 फैमिलीज़ की हम जो बात कर रहे हैं इसमें करीब हमने 8 साल में 12 एंटरप्राइजेस और सेटअप करे हैं। दीज आर 200 फैमिलीज़। इसके साथ साथ हम लोग करीब 1000 बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। इसमें करीब 70% बच्चे ऐसे हैं जो रेस्क्यूड हैं, चाहे उनके घर में, और ये 2.5 साल की उम्र से लेके 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो इसमें और ये फॉर्चुनेटली स्कूल्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू, और यहाँ के बड़े प्रोमिनेंट टीचर रहे हैं, प्रेसिडेंट अवार्डी रहे हैं मिस्टर हुकुम सिंह उनियाल जी, जिनका सपोर्ट हम लोग को मिला, और उन्होंने बड़ा अकोमोडेट किया हम लोगों को एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इस तरह के टाइप्स डेवलप करे। विवेकानंद नेत्रालय के साथ हम लोग काम करते हैं। तो तमाम तरीके के ऑन ग्राउंड जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। हम लोग इस तरह से वाइड रेंज ऑफ वर्क दैट वी डू। ये जो बच्चे हैं आपने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1000 बच्चे हैं, ये काफ़ी लार्ज नंबर है जी। तो इसके साथ आपका इंटरवेंशन कैसे रहता है? ये अपने अपने घरों में है, अपने अपने स्कूल्स में हैं, अपने अपने हॉस्टल्स में हैं, कहाँ हैं ये बच्चे? स्कूल्स एंड हॉस्टल्स, मोस्टली स्कूल्स एंड हॉस्टल्स, दे लिव इन देयर ओन सेटअप्स। अच्छा। अब क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे वो हैं जिनके परिवार में इनको सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं। अच्छा। That became a reason for them to coming to those residential houses. और समग्र शिक्षा के अपने खुद के भी गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू वो लोग आते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ पे जो ला रहा हूँ समग्र शिक्षा को, मैं ये भी इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जो डिसेबिलिटी एक्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें ऐसे बहुत सारे स्पेसेस की बात करी गई है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं सेपरेट स्पेसेस में, लेकिन डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में जो उसका जो अमेंडमेंट हुआ है, रिवाइज हुआ है, वो रेकमेंड नहीं कर रहा है
कि आप लोगों को सेपरेट स्पेसेस में भेजिए, ये नहीं कह रहा है। वो ये कहता है कि अगर ऐसी ज़रूरत आती है तो आप एक डिस्कोर्स फॉलो करिए, आप कोर्ट के प्रोसीजर्स फॉलो करिए, आप स्टेट इंटरवेंशन करिए, आप मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करिए, आप जुडिशियल प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए और जिसको ज़रूरत जिस तरीके की है रिहैबिलिटेशन वैसा कीजिए, वैसे रिहैबिलिटेट कीजिए। तो ये बच्चे, ज़्यादातर बच्चे रेस्क्यूड बच्चे हैं, तो डेफिनेटली बिकॉज दे आर अंडर द jurisdiction of the समग्र शिक्षा अभियान which is the state, so they are well kept और उस तरीके से वो लोग तो ये बच्चे हमारे उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं या बाहर के हैं? ज़्यादातर बच्चे उत्तराखंड के हैं, बहुत रिमोट इलाके के बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, और बड़े सीरियस सर्कमस्टेंसेस से रेस्क्यू करे हुए बच्चे हैं। कुछ बच्चे इसमें यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, कुछ बच्चे मैंने देखा है जो साउथ से भी आए हैं। अच्छा। जो 10% होंगे ये जो बाहर के बच्चे होंगे, लेकिन बहुत छोटे बच्चे भी हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं। उनके साथ हम लोग का इंगेजमेंट एकेडमिक फ्रंट पे तो नहीं है जी, लेकिन उनकी सेल्फ एस्टीम कैसे डेवलप करी जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, आपस में इंटरेक्शन, लोग बोल नहीं पाते हैं, बच्चे बात नहीं कर पाते हैं जी, तो उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट है, एजुकेशन है या आर्ट एंड ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, क्राफ्ट्समैनशिप है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ। आपने इतनी इंटरवेंशंस हैं आपकी इतनी ज़्यादा, तो आप अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपकी टीम कैसी है, कितने लोगों की टीम है जो ये सब कुछ काम करते हैं या इन सब डिफरेंट एरियाज़ में इंटरवेंशंस करते हैं? सो वी हैव अबाउट 8 people ऑन अ बोर्ड जी, 8 to 9 people ऑन अ बोर्ड और वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, उनका गाइडेंस रहता है और जो लोग हमारे साथ ग्राउंड पर जुड़ते चले जा रहे हैं, हम लोग हमेशा जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो सिविक बॉडीज़ को इंगेज करके भी करना चाहते हैं। तो अगर आप टीम की फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो फॉर्मल स्ट्रक्चर भी इसी ऑर्गेनिक काम करने के तरीके से ही शेप लेता है। यानी कि एक गांव के प्रधान, जैसे कि सहसपुर में श्री सुंदर थापा जी हैं जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो काफ़ी चीज़ें हमें फैसिलिटेट करते हैं और वो ख़ुद अपने आप में बहुत बड़े एडवोकेट हैं डिसेबिलिटी स्पेस में। तो लोग जुड़ रहे हैं और वही टीम मेंबर्स बनते हैं, उसी कम्युनिटी से ही स्किल्स भी हमें आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं और उन्हीं लोग के साथ में जोड़ के काम करते हैं। सो वी कॉल आवरसेल्व्स अ कम्युनिटी लेड सोशल एंटरप्राइज। सो इट्स लेड बाय पीपल and it is, we are focusing on revenue, but because we are working with lot of people who are very very vulnerable, we cannot function like a factory, you know, because there's so many sensibilities involved in between, and disability in itself is a very sensitive matter on many fronts, especially when it involves gender and all. So बहुत सारी dynamics हैं, बहुत sensitivities हैं और बहुत तकलीफ़ें हैं लोगों की, जो हम लोग को साथ में सोचना समझना पड़ता है कि कौन किस हद तक जा सकता है। फैमिली इनकम इज़ प्रायोरिटी नंबर 1 बिकॉज पीपल आर लिविंग इन डेट्स। द काइंड ऑफ पीपल वी वर्क विद, वी हैव सीन, यू नो, अगर आप स्टेटिस्टिकली भी देखेंगे सर, इस बात को अगर हम एक लेवल और आगे लेके जाएं तो करीब 70-75% जो आबादी हमारे देश की है वो ग्रामीण है जी। और तो ग्रामीण वॉइसेस जनरली मेन स्ट्रीम डिसेबिलिटी एडवोकेसी से बाहर रहती है और जो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि डिसेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप देखेंगे तो 70% पीपल विद डिसेबिलिटी रिसाइड इन द रूरल एरियाज। उत्तराखंड अबव दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन जी, जोग्राफिकली इज़ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आपने कहा अभी इकोनॉमिक्स की बात की, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जीने के लिए। आपने कहा कम्युनिटी लेड आपका काम है, आपको कितनी मदद गांव से, जैसे आपने बताया कि एक साहब आपकी खूब मदद करते हैं, ग्राम प्रधान हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यहाँ पे पहाड़ों में या हमारे इस इलाके में, और विलेज लेवल लीडरशिप है, उसमें कितनी आपको उनकी सपोर्ट मिलती है इन सब कामों में, चाहे वो डिसेबिलिटी हो या
इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, इसमें कितनी आपको मदद मिलती है या नहीं मिलती? और दूसरा सवाल, सरकारी मदद आपको कितनी मिलती है कि नहीं मिलती बिल्कुल भी? तो इस सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जी, और ये इतना आसान भी नहीं है इसको जवाब देना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, और इसके कई डायमेंशंस हैं इस सवाल के। वी आर एमिंग एट द गवर्नमेंट सपोर्ट नाउ। 8-10 साल हमने काम करने के बाद अब हम सपोर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए आउटरीच कर रहे हैं। जो ग्राउंड पे सपोर्ट है वो हम लोगों को भरपूर मिलता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि हमारी प्रेजेंस ऑन ग्राउंड है और कंसिस्टेंटली है, तो लोगों के साथ जान पहचान बहुत गहरी है। तो उसमें उस लेवल पे चाहे वो 4 लोगों के बीच की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो 500 लोगों को मोबिलाइज करके एक जगह मिलना हो, उसमें हम लोगों को कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। छोटे फंड हम लोग बहुत मेहनत करके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिसमें कि हम 10, 20, 50 लोगों को चाय पानी का बंदोबस्त कर पाते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल कैपेसिटी है एक मीटिंग करने की, और यही हमारा तरीक़ा भी है काम करने का, क्योंकि ये डिसेबिलिटी में काम करना और हमारे हिंदुस्तान ऐसे देश में इस मुद्दे को उठाना ये कोई एग्जॉटिक मुद्दा नहीं है। जी, अभी आपने कहा मुझे, तो इकोनॉमिक्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, लाइवलीहुड जनरेशन। और फिर आपने इससे पहले मुझे बताया कि मार्केट्स, तो आपको कितनी मदद मिलती है मार्केट से? जो प्रोडक्ट्स आपके लोग बनाते हैं या हैंडीकैप लोग बनाते हैं, उसे सेल करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या नहीं आती? ये एक कांस्टेंट बैटल है सर, और पिछले 8 वर्षों से हम लोग इन चीज़ों में जूझ रहे हैं। मार्केट्स के भी कई पहलू हैं। सबसे पहला जो लर्निंग हम लोगों की रही वो ये थी कि मार्केट्स को भी सेंसिटाइज करना है। तो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि मार्केट्स कैन बी अ व्हीकल टू सोशल इंक्लूजन, इट हैज़ टॉट अस हाउ टू create or produce. It has also taught us that employment cannot be generated outside the periphery of markets, which is where lot of social organizations which write extensively about employment generation and all of that, at the same time work outside that periphery of markets, are unable to practically achieve employment, because employment can only be generated within the job markets, so, and it is definitely not a charitable discourse. It's a very rigorous discourse. The challenge with us is that the kind of people we are working with require more time in understanding the essential elements of, what is the quality assurance, what is the raw material, what should be the pricing, क्या taxation elements होते हैं, कैसे पैसे का लेन देन किया जाता है, क्या बिजनेस प्रोपोजिशंस होते हैं, कैसे आपस में बातचीत करी जाती है, ये चीज़ें सिखाने वाली जो आम तौर पे सिखाई नहीं जाती है। आपने बताया अभी, तो दिस इज़ ए 2-वे प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस। एक तो जो आपके लोग हैं उन्हें आपने अवेयर करना है अबाउट मार्केट्स, अबाउट क्वालिटी, अबाउट फाइनेंसेस। दूसरा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मार्केट्स को अवेयर करना है कि हम किन लोगों का प्रोडक्ट आपके पास लेके जा रहे हैं, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और कंट्री की रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये दोनों, इसमें आप कैसे काम करते हैं? ये अवेयरनेस का जो काम है दोनों तरह, 2-वे। जी, तो मेरे ख्याल से ये एक कंसिस्टेंटली इसी चीज़ को बार बार परस्यू करना और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे फोकस्ड रहना। जैसे हर इंसान अपने परिवार के लिए काम करता है, अपने फैमिली के लिए काम करता है, बस इसी चीज़ को फ्रंट फेस बना के काम करना है। डिसेबिलिटी या किसी भी तरीके की डेफिसिट है फैमिली में या परेशानी है, उस चीज़ को समझते हुए, लेकिन उसको किसी भी अपने एरिया ऑफ वर्क में या प्रैक्टिस में उसको फ्रंट फेस ना बना के हम अपने काम पे फोकस्ड ज़्यादा रखते हैं। उससे हमें काफ़ी सॉल्यूशन भी मिले। और मार्केट्स, क्योंकि बहुत ही मार्केट में जितना ब्रूटल है मार्केट,
उतना ही वो वाइब्रेंट भी है। हमें अपना रास्ता मार्केट्स में कैसे बनाना है, ये हम लोग आपस में तय करते हैं कि हम कैसे लोकली इन चीज़ों को इवॉल्व कर पाएँ, और जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है, पर ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, वो करते हैं हम लोग। शाहाब, आपने इतना काम किया, कोई आप मुझे सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं अपनी इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी के, इसमें ऐसे इंटरवेंशन किया और ऐसे मार्केट्स में वो प्रोडक्ट इज़ डूइंग वेरी वेल या बहुत अच्छा बिक रहा है और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ उस फैमिली को या उस इंडिविजुअल को? ऐसे तो छोटी छोटी स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन आमतौर पे इस सवाल को जनरली इस तरीके से देखा जाता है विद अ स्टेट ऑफ परमानेंस। अगर हम इसका कोई ऐसा जवाब दें कि लोग पहले की स्थिति इनकी ऐसी थी और बाद की स्थिति ऐसी हो गई, अगर मैं इसको इस तरह से एड्रेस करूं, then this will be registered in our viewers as with a state of permanence. But the kind of people that we work with, there is no state of permanence. So we are trying to share my view on this, and where there is a demarcation in thinking. तो लोग प्रोग्रेस करते हैं, किसी की प्रोग्रेस बहुत कम वक्त के लिए होती है, किसी की प्रोग्रेस बहुत लॉन्ग टर्म होती है, कुछ लोगों की प्रोग्रेस ऐसी होती है कि जो पूरे समाज में इम्पैक्ट करती है। एक एग्जांपल मैं जैसे आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक ही एग्जांपल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत ही गंभीर एग्जांपल्स हैं, मगर इसकी इंटेंसिटी बताने के लिए मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो कई साल पहले मुझे मिले एक वर्कशॉप में, जो बेसिकली बढ़ईगिरी करते थे, कारपेंट्री करते थे, वो 3 साल से बेरोजगार थे। वो अपनी, he was not able to fend for his family, so and he was very rude in conversing with me and with other people. So when I asked him what is the problem, after several meetings he started weeping, something that was totally unexpected out of him. I realized that he was going through very, very tough times. So we tried to engage him with work and somehow managed to have some sort of small income being generated for his family. Now 1 साल उसने जब काम किया, उसको लगा कि हमें सर भैया 1 लाख का हमें लोन दिला दीजिए. So we said no, we don't prefer a loan. Why don't you earn $1 lakh and then reinvest in your work? Oh. Now he started working with that ambition, a small ambition, but he started working and he was able to perhaps raise that kind of money. But then he met with an accident. Oh. So when he met with an accident, he survived a very, very bad accident. Bad in the sense his skull broke in 2 pieces. Oh. So the chances of survival was very bleak, but he survived. So वो अभी रहते हैं. He speaks, but he is not able to. He's recovering really quick, considering the kind of injury that he has gone through. But then I don't think he's functional to be able to sustain livelihood. Yeah. Now the family has become very, very dependent on other resources. He's being supported by his brother-in-law. His brother abandoned him. Younger brother abandoned him. So look at the tragedy. His younger brother abandoned him, who was being supported by him earlier. So अब इसलिए कभी कभी जैसे बहुत सारी चीज़ों पे जो कभी भी ध्यान नहीं जाता है, अब जाने लगा है, तो इससे सबसे ज़्यादा जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ तो मेरा खुद का सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ी, ट्रैवल करने की कैपेसिटी बढ़ी, देखने की समझ बढ़ी, समझने की गुंजाइश और ज़्यादा एक्सपैंड हुई. काफ्का ने लिखी किताब अर्ली 1900s में द ट्रायल, तो उसमें उन्होंने ये जो ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी की बात करी है, तो वो ये सारी चीज़ें रोज़ दिखाई देती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देती हैं. अब 45 साल के बाद मैंने वो किताब दोबारा से पढ़ी जी, और शायद 5-7 साल पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन अब जब मैंने पढ़ी तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको रोज़ जी रहा हूँ, रोज़ देख रहा हूँ, और जिस तरह के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो वो उस तरह की जो एब्सर्डिटी है वो इट्स जस्ट देयर. आपका जो जर्नी है बड़ी ज़बरदस्त है, और एक्सपीरियंसेस आपके जो हैं आम रोज़मर्रा
के इंसान की परेशानियों से, उनके जूझते हुए घरों की, जो आपने अभी ये किस्सा मुझे सुनाया, ऐसे भरे पड़े हैं हमारे यहाँ पे रूरल इलाक़ों में। हैंडीकैप की बात करते हुए आपने, मुझे लगता है कि तकरीबन कोई 2.5% पॉपुलेशन हैंडीकैप है। इनमें ज़्यादा जो हैंडीकैप लोग हैं वो किस तरह के हैं? विजुअल हैं या फिज़िकल हैं? कैसे लोग हैं ये, या बच्चे हैं इसमें ज़्यादा? So this is purely statistical, this conversation. So if we go by statistics, then we also need to understand that statistics alone does not represent the agony of the family or individual, which is where we have never focused on the statistics element of it. But it's very necessary to establish disability with statistics also. In that sense, 2011 का सेंसस जो हुआ है उसमें 2.21% डिसेबिलिटी एस्टैब्लिश हुई एट द नेशनल लेवल, एट द नेशनल लेवल, और ग्लोबली भी शायद इतनी मानी जाती है। तो हमारे देश में उसके अनुसार 2.68 करोड़ मिलियन पीपल आइडेंटिफाई हुए अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स. दैट इज वन response to your question. Second response to your question is that it's majorly physical mobility, which is the maximum percentage of people with disabilities, and then hearing, speech related, and then mental illness and the other kinds of disability, which is perhaps somewhere between 10-15%, if I'm not wrong. Now this also we are missing out to statistical point of view here. Number one, we are talking about the census of 2011, wherein 7 forms of disabilities were identified back then. The 2016 Act of Disability, People with Disabilities Act 2016, identifies, categorizes 21 forms of disability. So we are now sitting 15 years later, we are talking about the statistics. तो हम 15 साल अपने हम 15 साल का डेटा हमारे पास कितना है वो देखने वाला एक सवाल है. दूसरा, also the deficit in the number of disabilities then and now, which is now 21, तो वो भी फैक्टर इन करेंगे, तो इसको देखेंगे. तीसरा एक और डायमेंशन है, जो ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये मेथोडोलॉजी इसकी प्योरली मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड है जी. WHO रेकमेंड करता है फंक्शनैलिटी से इंसान की जो उसका जो पैमाना है डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है जी, वो फंक्शनैलिटी पे है. तो WHO 15% रेकमेंड करता है. तो आप उसके हिसाब से, अब आप चाहे 10 लाख कह सकते हैं या जितना भी हो, आज के अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अगर 2011 के सेंसस देखेंगे तो उत्तराखंड में करीब 2.5 लाख लोग आइडेंटिफाई, 2 से 2.5 लाख लोग थे अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स एंड अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. तो ये ज़्यादा रूरल इलाकों में है या अर्बन इलाकों में? 70% रूरल एरियाज. 70% इन रूरल एरियाज. Absolutely. And they must be poor. Absolutely. Poor, deprived, lack of resources. अगर हम सिर्फ देहरादून की बात करें जो कि कॉस्मोपॉलिटन है, दिल्ली से टचिंग है और चारों तरफ से बड़े शहरों से और स्टेट से घिरा हुआ है, यहाँ पे अगर आप जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर आप जाएंगे तो आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन यू कैन सी. सो इन द हिल्स इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन, बट देयर वन पॉजिटिव थिंग्स इन द रूरल हिंटरलैंड्स. रूरल एरियाज़ में डिसेबिलिटी को इतना आइसोलेटेड तरीके से देखा नहीं जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स ही अलग है. ए पार्ट ऑफ द फैमिली, ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. सो देयर इज़ नो concept of disintegrating people from their natural habitat without knowing the future, how to mainstream back the people back into the society. So that is a big question. So when we identify people as a person with disability,
that can be medically, if there is a medical intervention required, depending upon the intensity, that can be medically addressed. But there is no concept of segregation of people based upon that. So that is something which I clearly see in the hyper urban pockets where such kind of work happens, which work for many people, but surely it doesn't work for the majority of people. शाहब, आपको क्या लगता है कि सरकारी इंटरवेंशन कैसी होनी चाहिए इन सब इलाकों में, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़? सरकारी इंटरवेंशन ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक स्कीम्स एक्सेसिबल हों और अप्रोचेबल भी हों. कभी कभी एक्सेसिबल होती हैं लेकिन अप्रोचेबल नहीं होती हैं बहुत लोगों के लिए, जैसे कि मनरेगा या NRLM ऐसी स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती हैं लोगों को, और अभी सुनने में आ रहा है कि उसमें काफ़ी लिबर्टी मिली है लोगों को, काफ़ी गुंजाइश है काम करने की, लेकिन जो ग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमारे थोड़े अलग किस्म के हैं. तो मेरे ख्याल से इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. जो पब्लिक स्कीम्स हैं उसके बारे में सही जानकारी होना ज़रूरी है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने अपना, दिस इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्योरली डिसेबिलिटी, हमने अपना एक वोटर ID भी रजिस्टर करने की कोशिश करी. तो मैंने काफ़ी जो लोग हैं, जो BLOs हैं या जो इलेक्शन ऑफिस वाले इलेक्शन ऑफिसर्स हैं जो भी हैं, और जो गांव में जो वो हैं उसके एडवोकेट हैं, उन सब लोगों से बात करी, लेकिन काफ़ी कुछ जानकारी इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट. सो वी हैव टू बिकम अ वेरी कॉन्शियस सिटीजन इन द फर्स्ट प्लेस. सो ये भी एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होगा अगर हम पब्लिक स्कीम्स के बारे में सही जानकारी सही समय पे सही लैंग्वेज में लोगों तक लेके जा पाएं, ऐसे लोगों तक जिन्हें ज़रूरत है. सो आई थिंक दैट विल रिजॉल्व द मेजर क्राइसिस. शाहब, आपने अपने इस सफ़र की ख़ास बातें बताई, कुछ और आप बताना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो हम छूट गए हों बात करने में? मुझे लगता है कि एक ग्रासरूट्स मोबिलिटी की ज़रूरत है, और जो भी चेंज, जो बदलाव आम तौर पे लोग बात करते हैं ख़ासकर सिविल सोसाइटीज़ में, वो बदलाव टॉप डाउन अप्रोच से नहीं आ सकता है. एंड इट डजंट स्पीक वेरी वेल ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑल्सो. लाइक यू स्टार्टेड, एक सवाल आपने पूछा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में वाई आर दे वेरी मिस्टीरियस इन अ वे. सो आई थिंक दैट्स बिकॉज ये टॉप डाउन अप्रोच है, ये नहीं चलेगी. ये हमारे देश में तो नहीं चल सकती है, और चलेगी तो उसकी एक शेल्फ लाइफ है, वो ख़त्म होते दिखाई दे रही है जी. और तो मुझे लगता है कि ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा. और इस बदलाव के लिए मुझे लगता है कि ग्रास रूट्स पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यंग लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेरी डायनेमिक पीपल, वेरी ब्राइट यंग पीपल हु आर डूइंग phenomenal work, but their work doesn't last, and that is because they don't get sufficient support on ground, whether it is through the government or through corporates or whichever way. They need to be empowered to do whatever little work they are doing. So ये जो physical size of work की जो रेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. I feel many smaller organizations, if they are well remunerated, well appraised, they will do equal amount of work like a bigger organization might work. At the same time, one bigger organization can, on the contrary, develop syndicates. So we have to see what approach we are taking, what is the kind of autonomy we are developing, or are we not developing? Are we disenfranchising people from their fundamental rights that they already have by the kind of advocacy that we do? So we have to be very diligent in our approach in whatever little things that we do. That becomes the journey of both success and struggle for us. So that's my message. शहाब ने अपने सफ़र, अपनी कहानी सुनाई,
शहाब का साहस, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों की ज़िंदगियों में, ख़ास तौर पे गरीब और डिसेबल लोगों की ज़िंदगी में और रोशनी लेके आएगा। मैं शहाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतनी खूबसूरत बातें की हमारे साथ। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। थैंक यू।